हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में आपके क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा रहा था मैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कृष्णिका जो विकिरण है, उसका जो ऊर्जा वितरण ग्राफ है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है, कर्व है, उसकी क्या क्या विशेषता थी। ऊर्जा वितरण ग्राफ की, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की क्या क्या विशेषता थी और वो ग्राफ किस किस के मध्य था। स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्बडा तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा के मध्य का ये क्या था, ग्राफ था आपका ई लैम्बडा तथा लैम्बडा के मध्य का, जिसकी कितनी विशेषताएं आई अपनी 6 विशेषता अपनी आई, जिसको मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या था अपना, ई लैम्बडा और लैम्बडा के बीच का ये अपना ग्राफ था। ठीक है, ई लैम्बडा को जनरली अपन लिख सकते हैं 4/c या सॉरी यू लैम्बडा इक्वल टू 4/c ई लैम्बडा के रूप में। ई लैम्बडा को यू लैम्बडा, ये तो है आपका स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता और ये आपका स्पेक्ट्रल ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रल ऊर्जा घनत्व यानी प्रति एकांक आयतन स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता का मान कितना है, वो कैसे डिफाइन होगा, यू लैम्बडा से डिफाइन होगा, जहाँ क्या ये 4/c इंटू ई लैम्बडा, जहाँ c क्या है आपका प्रकाश का वेग। ठीक है, तो या इसको यू ई लैम्बडा लिख लो या इसको लिख लो यू लैम्बडा। क्या ग्राफ था अपना, ये वाला कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक है, इधर की साइड बना देता हूँ। क्या ग्राफ था अपना, कुछ इस वाला ऐसे ग्राफ था, ई लैम्बडा और लैम्बडा के बीच का, या इसको लिख लो यू लैम्बडा के बीच का। अब एक मैंने आपको बात बताई थी, जो आवृत्ति रहती है किसी भी तरंग की क्या रहती है, न्यू इक्वल टू c/लैम्बडा, या इसको लिखते हैं न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्बडा, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती रहती है किसी भी तरंग की आवृत्ति। ठीक है, ये ग्राफ अपना कुछ ऐसे बन रहा था। ये मैं 2 टेम्परेचर पे बना रहा हूँ खाली, ये T1 है और ये क्या है आपका T2। ये आपका लैम्बडा M1 है और ये क्या है आपका लैम्बडा M2, जहाँ T1 क्या था आपका T2 से ज़्यादा था। ठीक है, इसी ग्राफ को यदि मैं यू न्यू या ई न्यू तथा न्यू के बीच में बनाऊं, ठीक है, ये तो किस में था, लैम्बडा के रूप में। अब मैं इसी ग्राफ को किसके रूप में बनाऊं, आवृत्ति न्यू के रूप में, तो क्या होगा आपको देखना, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका न्यू M1 और ये हो जाएगा न्यू M2, ये न्यू और यू न्यू के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर T1 पे है और ये आपका टेम्परेचर T2 पे है, जहाँ T1 ग्रेटर देन T2 है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के, जिससे क्या होगा, लैम्बडा का मान आप बढ़ाओगे तो न्यू का मान घटेगा और लैम्बडा का मान अगर घटाओगे तो न्यू का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे लैम्बडा का मान बढ़ाओगे तो न्यू का मान क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो ग्राफ यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा था, इसका जो पीक पॉइंट है कैसे शिफ्ट हो रहा था, इधर की साइड। क्या जब मैं क्या ले रहा था, लैम्बडा, लेकिन जब मैं लेता हूँ न्यू तो जो ग्राफ होगा वो किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में, यानी आपका एक ये रहा पॉइंट और एक आपका पीक पॉइंट ये रहा। सेम ग्राफ है, लेकिन क्या फ़र्क है, जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जो मात्रा है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है जब मैं लैम्बडा ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं न्यू लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। किस वजह से, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/लैम्बडा के बराबर है। ठीक है, तो इसकी ग्राफ की 6 विशेषताएं थी अपनी, आप देख लीजिएगा।
ठीक है। 6 विशेषता कौन कौन सी थी? ग्राफ सतत होता है, प्रत्येक ताप पर प्रत्येक विकिरण की वेवलेंथ की विकिरण आपको मिलती है। जैसे जैसे लैम्बडा का मान बढ़ाते जाते हैं, लैम्बडा का मान पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। फिर क्या था कि जो ताप है वो लैम्बडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर था आपका कि जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है उसका मान ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। फिर क्या था आपका कि कुल ऊर्जा घनत्व का मान या कुल ऊर्जा स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता का मान ताप के चतुर्थ घात के क्या था? समानुपाती था। ठीक है, तो 6 विशेषताएं थी आपकी। अब क्या था कि सबसे पहले मैं आपको बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स आई कहाँ से? क्वांटम मैकेनिक्स आई कि जो क्लासिकल फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो कृष्णिका विकिरण पे जो रिजल्ट्स थे उन पर अप्लाई नहीं हो पाए। तो पहले देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स इस कृष्णिका विकिरण के जो विशेषताएं थी उनको समझाने में असफल क्यों रही। ठीक है, तो देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिए। क्लासिकल फिजिक्स ने कृष्णिका विकिरण का जो ऊर्जा वितरण ग्राफ था वो कैसे समझाया। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स की अभिधारणा किसके लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, कृष्णिका विकिरण के लिए। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण के लिए क्लासिकल फिजिक्स की अभिधारणा। तो क्लासिकल फिजिक्स की जो अभिधारणा दी थी जनरली दो इसको पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक पहला है वीन का लॉ, वीन का नियम या वीन का विस्थापन नियम। एक साइंटिस्ट थे वीन जिसने अपना नियम दिया वीन का विस्थापन नियम और इस कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण ग्राफ को समझाने की कोशिश की। दूसरा है आपका रेले जीन्स का नियम। रेले जीन्स का नियम, ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग काम किया, अलग अलग जगह पर रहकर, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? सेम था। तो यहाँ पे रेले जीन्स ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसकी वजह से उन्होंने भी इसको समझाने में क्या की? थोड़ी कोशिश की। इनका अलग कॉन्सेप्ट था, इनका अलग कॉन्सेप्ट था। अपन देखेंगे कि जो आपका ये ग्राफ था ये वाला, ये लैम्बडा और ई लैम्बडा के बीच का जो ग्राफ था, या इसको मैं लिख रहा हूँ यू लैम्बडा। ई लैम्बडा भी लिख लो या यू लैम्बडा लिख लो। ठीक है, तो जो वीन का जो विकिरण नियम था या वीन का जो विस्थापन नियम था वो क्या समझाने में सफल रहा? ये मैं इसका मिड पॉइंट मान लेता हूँ, बिल्कुल बीच का मध्य का बिंदु मान लेता हूँ। तो जो वीन का विस्थापन नियम था वो इधर वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को समझाने में क्या रहा? सफल रहा। और उसी प्रकार रेले जीन्स का नियम था वो क्या समझाने में सफल रहा? राइट वाले पार्ट को, दाएं वाले पक्ष को। वीन का विकिरण नियम पूरे ग्राफ को समझाने में सफल नहीं रहा, केवल किसको रहा? आधे वाले पार्ट को, जो भी बाएं वाले लेफ्ट साइड वाले पार्ट को। इसी प्रकार रेले जीन्स का जो नियम था वो किसको समझाने में सफल रहा? दाएं वाले को। पूरे ग्राफ को समझा, दोनों ही जो नियम थे वो पूरे ग्राफ को नहीं समझा सके। इसलिए इसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स ने कोशिश की थी लेकिन इसके कॉन्सेप्ट है वो इस पर अप्लाई नहीं हो पाए। तो देखिए वीन का विस्थापन नियम क्या है और वो समझाने में असफल कैसे रहा और इसको आधे वाले ग्राफ को कैसे समझाया। देखिए सबसे पहले आपका वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो जो वीन का जो नियम था, वीन का जो विस्थापन नियम था वो किस पे आधारित था? ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित था। ऊष्मागतिकी यानी कि आपकी थर्मोडायनेमिक्स उसके नियमों पर आधारित था। ठीक है,
ऊष्मागतिकी के नियमों पर क्या था, ये आधारित था, थर्मोडायनेमिक्स के नियमों पर आधारित था। उसने बताया कि किसी नियत ताप T पर, वीन का जो विस्थापन नियम है वो बता रहा हूं मैं, जो किसी नियत ताप T पर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T पर लैम्बडा तथा डी लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा वेवलेंथ रेंज में तरंग दैर्ध्य परास में, वेवलेंथ रेंज में तरंग दैर्ध्य परास में विद्युत या स्पेक्ट्रल विद्युत चुंबकीय विकिरणों की, विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन से वाले हैं, कृष्णिका विकिरण वाले, ठीक है। तो किसी नियत ताप T पर लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा वेवलेंथ रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरणों की स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्बडा का मान निम्न होता है। क्या होता है, ई लैम्बडा का मान निम्न होता है। और वो क्या था आपका, ई लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 एफ लैम्बडा टी डी लैम्बडा, ठीक है। क्या बताया था वीन्स लॉ ने कि किसी ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित था। क्या बोला था, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर T द स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्बडा ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ लैम्बडा टू लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा विल वी ई लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 एफ लैम्बडा टी डी लैम्बडा। यहाँ का मतलब क्या है इसका, लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में, कि सपोज करना आपने लैम्बडा ले लिया 100 केल्विन, सॉरी 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और डी लैम्बडा ले लिया अपन ने 50 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा क्या हो जाएगा आपका 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 100 से 150 एंगस्ट्रॉम के बीच में, 100 से 150 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपकी रेंज होगी। तो उसने क्या किया, अलग अलग परास ली, 100 से 150 ले ली, 100 से 101 ले ली। ये डी लैम्बडा कुछ भी हो सकता है, डी लैम्बडा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप 5 एंगस्ट्रॉम ले लो, 10 एंगस्ट्रॉम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैम्बडा आप चाहे कितना भी ले लो, 1000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम, कितना भी ले लो, जो रेंज होगी वो क्या होगी, हमेशा लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, ठीक है। अब देखना ई लैम्बडा डी लैम्बडा, ये एक डी लैम्बडा रेंज में क्या बता दिया आपका, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्बडा का मान क्या है, ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5। लैम्बडा तो आप जानते हो वेवलेंथ है अपनी, ठीक है। ए क्या है, ए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है जिसका मान नहीं दिया गया है, उसको अपन जब आगे डेरिवेशन करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। ए एफ लैम्बडा टी यहाँ पे है, एफ लैम्बडा टी क्या है, लैम्बडा टी का कोई फलन है, लैम्बडा टी का कोई फलन है, और डी लैम्बडा क्या है, रेंज ले ली कोई भी। एफ लैम्बडा टी का कोई फलन है, और वीन ने इस ग्राफ के बहुत सारे उसने फलन लिए और अंत में उसने एक फलन का चुनाव किया, सिलेक्शन किया, जिसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल ऑफ -a अपॉन लैम्बडा टी। क्या था आपका, एक्सपोनेंशियल ऑफ -a अपॉन लैम्बडा टी, या आप इसको जनरली लिखते भी हो e की पावर -a अपॉन लैम्बडा टी, ठीक है। लैम्बडा टी का फंक्शन है, तो ये कंप्लीट रूप में आया लैम्बडा इंटू टी के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, ये वीन का विस्थापन नियम था, एफ लैम्बडा टी, यहाँ पे कोई लैम्बडा टी का फलन है जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यानी इस ई लैम्बडा डी लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सेम बात है, ठीक है।
यहाँ पे ऐसे लिखना थोड़ा इजी रहता है, जिससे क्या पता लगता है कि ये एक्सपोनेंशियल इसका फंक्शन है। यहाँ पे क्या रहता है कि किसी दूसरे क्वांटिटी में भी ये मिल जाता है कभी कभी, लेकिन ये ऐसे लिखना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन लेमडा टी इंटू डी लेमडा। देखना डी लेमडा यहाँ पे भी रेंज है और यहाँ पे भी रेंज है। ये आपका वीन के विस्थापन नियम का लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में। याद रखना जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे नहीं आपने कि कभी 100 केल्विन ले लिया उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हो और जब आप ये मेजरमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कृष्णिका विकिरण भी जब मैंने पढ़ाया था आपको तो क्या बोला था कि जो टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, नियत रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए लेमडा टी इंटू डी लेमडा। अब बीन का जब मैं आपको विशेषता बता रहा था कृष्णिका विकिरण की, तो उसने क्या बोला था कि एट मैक्सिमम वेवलेंथ लेमडा एम क्या है, ऐसी वेवलेंथ जिस पर स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा का मान क्या होता है, अधिकतम। ये आपका ग्राफ बनाया था मैंने। ये क्या था आपका लेमडा एम, ये आपका ई लेमडा और ये क्या है आपका लेमडा, और ये क्या था आपका ई लेमडा एम। बताया था ना, लगातार बढ़ रहा है एक फिक्स वैल्यू पर, ये एक फिक्स वैल्यू अटेन करेगा, रिटेन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये घटने लग जाएगा। ठीक है, तो लेमडा एम क्या है, ऐसी वैल्यू है लेमडा की जिस पर ई लेमडा का मान क्या होता है, ई लेमडा एम, यानी कि मैक्सिमम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप या शॉर्ट फॉर्म में ई लेमडा एम। ठीक है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो वीन का जो विस्थापन नियम था, ठीक है, तीसरी विशेषता थी आपकी, क्या था आपका, लेमडा एम का मान क्या रहता है, टेम्परेचर के जो नियत ताप अपन ने लिया है उसके क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है। लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या इसको लिखा था अपन ने लेमडा एम इक्वल टू बी अपॉन टी, या लेमडा एम टी इक्वल टू बी। ठीक है, लेमडा एम टी इक्वल टू बी। यहाँ पर बी क्या था, ये आपका वीन का विस्थापन नियम था। ठीक है, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, बी क्या था आपका, वीन नियतांक, वीन कांस्टेंट, वीन नियतांक, वीन कांस्टेंट, जिसको अपन ने लिखा था 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ठीक है बच्चों, ये आपका वीन का नियतांक था, बी इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ये एक कांस्टेंट का मान था। ठीक है, आगे देखिए, अब देखना, अब अपने पास आ गया लेमडा एम टी इक्वल टू बी। तो मैं क्या देख रहा हूं, जो है आपकी समीकरण नंबर 1 देख लो इसको, समीकरण नंबर 1, एट लेमडा इक्वल टू लेमडा एम, एट लेमडा इक्वल टू लेमडा एम क्या हो जाएगा आपका, लेमडा एम टी इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। वेवलेंथ तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं एक फिक्स वैल्यू ले रहा हूं जहां पर ई लेमडा एम पर ई लेमडा का मान क्या हो जाए आपका, ई लेमडा मैक्स या ई लेमडा एम। तो एट लेमडा इक्वल टू लेमडा एम, लेमडा की वेवलेंथ की ऐसी वैल्यू जिस पर क्या हो, ई लेमडा का मान ई लेमडा मैक्सिमम, जहां से क्या हो जाएगा, लेमडा एम टी इक्वल टू बी। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखना, समीकरण 1 से जो आपका एफ लेमडा टी है, समीकरण 1 से क्या होगा, एफ लेमडा टी है, और एफ लेमडा टी क्या था अपना, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन लेमडा टी था या नहीं। ठीक है, एफ लेमडा टी। अब मैं किस पर देखना चाहता हूँ, लेमडा इक्वल टू लेमडा एम पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ लेमडा एम इंटू टी, होगा नहीं होगा। और एफ लेमडा एम टी क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन लेमडा एम इंटू टी।
ठीक है। एफ लैम्बडा एम इंटू टी क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन लैम्बडा एम इंटू टी। और लैम्बडा एम इंटू टी क्या होता है आपका, कोई कांस्टेंट बी क्या है आपका, बी नियतांक, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, ये क्या आता है आपका, एफ लैम्बडा एम टी का मान। ठीक है, अब देखिए आपका स्मॉल ए भी कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, और स्मॉल बी भी आपका कांस्टेंट है। तो ये जो टोटल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन बी, कहाँ पर, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर, यह आपका टोटल कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ए कोई मान लो आप एक है और बी क्या है आपका, ये वाला वैल्यू है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस समथिंग कोई कांस्टेंट होगा नहीं होगा, और e की पावर माइनस कोई कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा कोई कांस्टेंट। ठीक है, और कुछ ले लो, सपोज करना है एक्सपोनेंशियल ऑफ ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार है कि ये क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 की वैल्यू भी आपको पता है, ये भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू है लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर, ये क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसको यदि मैं लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर देखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर देखूंगा तो क्या आ जाएगा, ई लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू, या ई लैम्बडा एम डी लैम्बडा एम इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा की पावर एम, सॉरी लैम्बडा एम की पावर 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन बी इंटू डी लैम्बडा एम। ठीक है, अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जनरली डी लैम्बडा एम से डी लैम्बडा एम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, ऐसे मत समझना कि डी लैम्बडा एम से डी लैम्बडा एम का मैंने काट दिया है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक बता रहा हूँ कि जो ई लैम्बडा का मान है वो लैम्बडा पर कैसे डिपेंड करेगा। तो ई लैम्बडा एम क्या हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ई लैम्बडा एम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, या सॉरी लैम्बडा की पावर, लैम्बडा एम की पावर 5। होगा नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट, ये वाला आपका कांस्टेंट हो ही गया, ये दोनों बराबर हो गए, तो ई लैम्बडा एम जो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्बडा एम की पावर 5 के। और यहाँ पे देखिए लैम्बडा एम क्या है, बी अपॉन टी, होगा नहीं होगा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, और क्या था आपका लैम्बडा एम इक्वल टू बी अपॉन टी, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, ई लैम्बडा एम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। देखिए ये नीचे है और ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि लैम्बडा एम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिटल टी के। ई लैम्बडा एम क्या आ गया, टी की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। और ये क्या था आपका ऊर्जा वितरण ग्राफ की कौन सी विशेषता थी, ये सेकंड लास्ट विशेषता थी, जिसमें बोला था कि जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है उसका मान क्या रहता है, टी की पावर 5 के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता का मान टी की पावर 5 के क्या रहता है, समानुपाती रहता है। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसको समझाने में सफल रहा, इस वाले पार्ट को देखना, टी की पावर 5 का मान लगातार बढ़ेगा तो ई लैम्बडा एम का मान भी लगातार बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो ई लैम्बडा एम का मान भी क्या होगा, लगातार इसका बढ़ता हुआ जाएगा। जो उत्सर्जन क्षमता की जो विकिरण की जो मात्रा है उसका मान भी लगातार बढ़ेगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये आपका ऊर्जा वितरण का ग्राफ
का वीन्स द्वारा एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बताया था इसमें। वीन का जो विकिरण नियम था ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित था, थर्मोडायनेमिक्स के नियम पर आधारित था। उसने बताया कि किसी नियत ताप पर एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर T द रेंज बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर विल बी क्या थी अपनी ये वाली स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान किसी नियत ताप T पर जहाँ रेंज क्या थी आपकी लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा क्या था आपका ये वाला वैल्यू था। एफ लैम्डा टी क्या था, लैम्डा टी का कोई फलन था और क्या माना था उसको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। यहाँ फिर वीन का विकिरण नियम लिया था अपन ने, लैम्डा एम टी इक्वल टू बी एट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर इस फलन का मान देखा था अपन ने क्या था ये आया था जो कि क्या था कांस्टेंट। फिर यहाँ से अपन ने देखा कि ई लैम्डा का मान क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर एम के की पावर 5 के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा इसको टी के रूप में रख दिया जिससे क्या होगा वो टी की पावर 5 के क्या हो जाएगा समानुपाती, जिससे क्या होगा टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है उसका मान भी क्या होगा लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। और यदि लैम्डा के रूप में देखेंगे तो इसका मान भी लगातार ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, जो कि इसके लोअर ग्राफ को लोअर जो वाला पार्ट है या बाएं वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको समझाने में क्या रहा ये सफल रहा। आज के लिए वीन का विकिरण नियम है, कल अपन देखेंगे रेले जीन्स का विकिरण नियम, क्लासिकल फिजिक्स का जो विकिरण का जो सेकंड नियम है वो ऊर्जा वितरण ग्राफ को समझाने में किस हद तक सफल रहा। थैंक यू।